हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आर्यन जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। रोमन बस्ती दोस्तों अरिकामेडु, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। अरिकामेडु जो है प्राचीन काल का एक बंदरगाह था और ये बेसिकली दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था और यहीं से रोमन बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है समुद्रगुप्त, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से इसको, इन्हीं विजयों की वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शेर शाह सूरी, और ये अफगान वंशीय था। तो इन्होंने किया था। ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो चालुक्य वंश के शासक चामुंडा राय ने। किसने भाई, चामुंडा राय ने। ये चालुक्य वंश के संस्थापक शासक थे और इन्होंने ही श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चोलों की राजधानी थी। तो याद रखिएगा चोलों की जो राजधानी थी वो कावेरीपत्तन थी। इन चारों ऑप्शनों में देखा जाए तो कावेरीपत्तन जो ऑप्शन इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रारंभ में अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में चोलों की जो राजधानी थी वो उत्तरी मनलूर थी। उसके बाद ऐतिहासिक युग में उरैयूर हो गई थी इसकी राजधानी। बाद में कार्यकाल ने कावेरीपत्तम या पूरा पुहार नगर जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो शाहजहां के शासनकाल में याद रखिएगा 1636 ईस्वी की जो संधि हुई थी उसके बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना करके दिल्ली चला गया था और 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक औरंगजेब पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा और औरंगाबाद को मुगलों का दक्षिण से सूबे की राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन जो इसका फोर्थ है औरंगजेब, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। जो ये माल है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में। तो ये याद रखिएगा भू राजस्व का। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अकबर ने पैदावार का 1/3 भाग जो है वो माल गुजारी के रूप में वसूल किया था, यानी कि भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो कह रहा है भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान था। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही विप्लव के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उसको पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा आ सबाब ए बगावत ए हिंद, आ सबाब ए बगावत ए हिंद, जिसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो ये याद रखिएगा RN टैगोर, सबको पता होना चाहिए भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। बनारस कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन और सरकार द्वारा अपने गए दमनकारी कदमों का प्रभावशाली विरोध किया था और उसने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भी किया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कौन था तथा पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, आर्यन टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है। तो दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है 1800, यहाँ पर देखिए 75 ईस्वी दिया गया। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है आपसे यहाँ पर स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। अब स्वराज्य पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। स्वराज्य पार्टी का जो गठन है वो जनवरी 1923 ईस्वी में देश बंधु चित्तरंजन दास यानी कि CR दास, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे और जो CR दास थे वो इसके अध्यक्ष थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं भाई, यहाँ पर राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। राम मोहन राय जी को माना जाता है। तो धर्म सुधार का जो प्रारंभ है वो देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो राजा राम मोहन राय ने किया था और इसी कारण राजा राम मोहन राय जी को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता माना जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि MK गांधी समर्थक थे। तो MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो दार्शनिक अराजकतावाद यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है इसके समर्थक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो लाल कुर्सी दल के नेता कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा लाल कुर्सी दल के नेता कौन थे। लाल कुर्सी दल के नेता ऑप्शन बी यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। ये पख्तून नेता के नाम से जाने जाते थे। तो अब्दुल गफ्फार खान ये अफगानिस्तान की सीमा पर लाल कुर्सी आंदोलन चलाया था और अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो संस्थापक थे वो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्होंने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और इस राजनीतिक दल ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु आंदोलन किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका भी है 1892, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है आरंभ की गई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो हुई थी लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है वो 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया था और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ था, जो कि कई बार आपसे पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। तो कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए कह रहा है आप 20 पर आते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो देखते हैं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश ना होकर के ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो आपसे कह रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्वतः कृष्य मिट्टी किसे कहा जाता है, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो कह रहा है रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो कह रहा है मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था। दोस्तों मुगल काल में जो जनपद या जिला था वो सरकार कहलाता था। जी हाँ, तो याद रखिएगा मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है। तो ब्लैक पर्वत भाई कहाँ पे अवस्थित है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है यूएसए, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पर्वत आपका यूएसए में अवस्थित है। ब्लैक पर्वत या अवरोधी पर्वत ऐसे पर्वतों को ऐसे पर्वतों को हम मान सकते हैं जिनको हम लोग भ्रंतोस्त पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, तो क्योंकि इनका निर्माण जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों की धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने के कारण होता है, समझ गए। इसलिए इनको हम ब्लैक पर्वत या अवरोधी पर्वत या भ्रंतोस्त पर्वत, तो यहाँ पर याद रखिएगा तो ये सारे पर्वत एक ही होते हैं और ये यूएसए में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर, दोस्तों मरुस्थल उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है कि प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।